सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका यूपी पीडी एग्जामिनेशन की डेट आपकी लग चुकी है और यह एग्ज़ाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है। बहुत अधिक समय अब आपके सामने नहीं है, या यूँ कहा जा सकता है कि अब जो आपके शेष बचे दिन हैं उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो इस समय हम लोग शुरू करते हैं अपना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई वीडियो आज का, जिसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके और जीएस के। तो आइए महादेव का स्मरण करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का अपना शानदार सा और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा ये कह रहा, मानसरोवर जाने वाले भारतीय यात्री निम्नलिखित में से किस दर्रे को पार कर जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला कह रहा बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा डिफू दर्रा, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है लिपुलेख दर्रा, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा नाथुला दर्रा। तो आपको बताना, मानसरोवर जाने वाले, कैलाश मानसरोवर जाने वाले जो भारतीय यात्री हैं निम्नलिखित में से किस दर्रे को पार करके जाते हैं। तो देखिए, जिसका करेक्ट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, लिपुलेख दर्रा। कौन सा? लिपुलेख दर्रा पार करके, लिपुलेख पास को पार करके भारतीय मानसरोवर यात्री जाते हैं। यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बनिहाल दर्रे की बात किया जाए तो बनिहाल दर्रा श्रीनगर और जम्मू के बीच में आपका मार्ग प्रदान करता है और इसी पर NH44, कौन सा? NH44 इसी पर आपका स्थित है। डिफू दर्रे की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में है और भारत, चीन और म्यांमार के बीच में यह रास्ता प्रदान करता है। नाथुला दर्रा की बात किया जाए तो आपका नाथुला सिक्किम में देखने को मिलता है और नाथुला दर्रा चाइना और इंडिया के बीच में मार्ग प्रदान करता है। तो जो भारतीय मानसरोवर यात्री हैं, जो कैलाश मानसरोवर यात्री जाते हैं, वह आपके लिपुलेख दर्रे को पार करके जाते हैं। और लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है आपका? यह है आपका उत्तराखंड के अंतर्गत देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके ज्योग्राफी का। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया आपके नदियों संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपका है। कह रहा, किन नदियों के मिलने से कर्णप्रयाग बनता है? किन नदियों के मिलने से कर्णप्रयाग बनता है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा अलकनंदा और पिंडार, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा अलकनंदा और नंदाकिनी, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा अलकनंदा और धौली गंगा। तो आपको बताना कि नदियों के मेल से, योग से आपका कर्णप्रयाग बनता है। ठीक है, तो देखिए अलकनंदा तो सब में कॉमन रहेगी, आपके 5 प्रयाग बनते हैं। ठीक है, तो अलकनंदा तो सब में कॉमन है, एक बात क्लियर हो गई। अब बचा दूसरी नदी को आपको छांटना है। तो याद रखिएगा, अलकनंदा और पिंडार नदी के योग से, किससे? अलकनंदा और पिंडार नदी जब मिल जाती है तो वहाँ पर बन जाता है आपका कर्णप्रयाग। क्या बन जाता है? कर्णप्रयाग। ऑप्शन नंबर पहले की बात किया जाए, जब अलकनंदा में भागीरथी मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? तो यहाँ पर आपका बन जाता है देवप्रयाग। क्या बन जाता है? देवप्रयाग बन जाता है पहले में आपका। अलकनंदा में जब नंदाकिनी नदी मिल जाती है तो आपका बन जाता है नंदप्रयाग। क्या बन जाता है? नंदप्रयाग। और अलकनंदा में जब धौली गंगा मिल जाती है तो यहाँ बन जाता है आपका विष्णुप्रयाग। कौन सा? यहाँ बन जाता है आपका विष्णुप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी से आपका बन जाता है देवप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी के मेल से आपका बन जाता है कर्णप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी के मेल से बन जाता है नंदप्रयाग, और अलकनंदा और धौली गंगा के मेल से बन जाता है आपका विष्णुप्रयाग। ठीक है, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा, किस राज्य से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? यानी 82.5 डिग्री जो आपकी मानक समय रेखा है, या किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है निम्नलिखित में से? ऑप्शन पहला कह रहा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा ओडिशा, और ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा असम। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के मानव समय रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए, जो हमारी मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, यह आपके भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे किससे? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। 5 राज्य आपके हैं,
यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के यहाँ गुजरती है। तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे कौन सा आपका इन सबसे अलग कौन सा है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा आपका असम। असम राज्य से होकर के मानव समय रेखा आपकी नहीं गुजरती है। सॉरी। चलते हैं हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि गरीबों की गाय कौन सा पशु इसमें से कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा भेड़, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा बकरी, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा भैंस, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा सुअर। गरीबों की गाय किसे कहते हैं? ठीक, तो देखिए गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? गरीबों की गाय कहा जाता है किसको? बकरी को। किसको कहा जाता है? बकरी को। क्यों? क्योंकि छोटी सी जगह में रह लेती है और खाने पीने के लिए भी थोड़ी सी सामग्री में इसका गुजारा हो जाता है और रख रखाव में भी आसानी रहती है। तो बकरी को गरीबों की गाय की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा? कि गरीबों की गाय किसे कहते हैं? वो आपकी जो है गोट कहलाती है, आपकी बकरी कहलाती है। बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करा कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? किसका अध्ययन? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर पहला करा एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा एग्रोएस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर तीसरा करा पैलिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर चौथा करा फिनोलॉजी। तो आपको बताना कि फूलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर, क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला एंथोलॉजी। क्या कहलाता है आपका? एंथोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ फ्लावर एंथोलॉजी कहलाता है। बहुत बढ़िया। एग्रोएस्ट्रोलॉजी की बात किया जाए तो कृषि विज्ञान का अध्ययन कहलाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। किसका अध्ययन? कृषि विज्ञान का अध्ययन कहलाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। ठीक है। पैलिनोलॉजी की बात किया जाए तो पराग विज्ञान का अध्ययन। किसका अध्ययन? पराग विज्ञान का अध्ययन कहलाता है आपका पैलिनोलॉजी। ठीक है, चलते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि विटामिन के, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है विटामिन ए, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है आपका विटामिन बी। तो बताना किस विटामिन की कमी से रिकेट्स से रोग हो जाता है। छोटे बच्चों में अधिकांश मोस्टली ये हो जाता है, इसमें हड्डियाँ आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी। कौन सी? आपकी विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। तो सुबह की धूप सबके लिए क्या होती है? बहुत ही आवश्यक होती है। अच्छा, विटामिन डी कमी से रिकेट्स हो जाता है। बाकी बचे ऑप्शन, इनकी बात कर लिया जाए तो खून का थक्का ना जमना। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको चोट लग गई और वहाँ से आपके खून का रिसाव होने लगा, तो कुछ देर बाद क्या होता है, वहाँ पे खून क्लॉटिंग जम जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, खून का थक्का जम जाता है और खून बहना रुक जाता है। लेकिन जिसमें विटामिन के की कमी होती है उसमें खून का थक्का आपका नहीं जमता है। क्या होता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है। विटामिन ए की बात किया जाए तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी रोग। कौन सा रोग हो जाता है? आपका रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है। विटामिन बी की बात किया जाए, विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी। क्या हो जाता है? बेरी बेरी। कौन सा हो जाता है? बेरी बेरी। ठीक है, बेरी स्क्वायर बेरी बेरी। तो विटामिन के की कमी से आपका खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ए की बात किया जाए तो रतौंधी हो जाता है। और रतौंधी किससे संबंधित है? आँख से संबंधित बीमारी है। ठीक। अब विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी। क्या हो जाता है? बेरी बेरी। ठीक है, चलते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, उसका टाइम पीरियड क्या रखा गया था? ऑप्शन नंबर पहला करा 1951 से 1956, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 1956 से 1961, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 1961 से 1966, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है 1969 से 1974। तो आपको बताना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी आपकी, सेकेंड 5 ईयर प्लान था, इसका टाइम पीरियड आपका था 1956 टू 1961। ठीक। अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो यह आपकी थी 1951 से लेकर के 1956 तक का। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो 1961 से लेकर 1966 तक का आपकी थर्ड पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान चला था।
और उसके बाद 66 से लेकर 69, यानी कि 1966 से लेकर के 1969 तक का आपके योजना अवकाश देखने को मिलता है। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए, चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती है 1969 से लेकर 1974। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से 1956, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1961 से लेकर 1966 और चौथी पंचवर्षीय योजना 4th 5 ईयर प्लान आपका 1969 से लेकर के 1974 के बीच में देखने को मिलता है। यह भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। बहुत बढ़िया। देखिए, आप जो है प्रादेशिक स्तर की जो भी परीक्षा देते हैं उसमें आपके प्रदेश से संबंधित आपके जीके पूछे जाते हैं, वह सामान्य जानकारी आपको उस प्रदेश से संबंधित पूछी जाती है। तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा अशोक, ऑप्शन नंबर दूसरा बरगद, ऑप्शन नंबर तीसरा आम, ऑप्शन नंबर चौथा बांस। तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, यह आपको बताना है। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा अशोक। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राजकीय वृक्ष हो जाएगा हमारा अशोक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। और राजकीय फल की बात करेंगे तो राजकीय फल हो जाता है आम, और राजकीय वृक्ष की बात करें तो हो जाता है हमारा अशोक। क्या हो जाता है? अशोक हो जाता है। चलते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का भदोही जिला क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का भदोही जिला क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर पहला चिकनकारी, ऑप्शन नंबर दूसरा कालीन, ऑप्शन नंबर तीसरा साड़ी, ऑप्शन नंबर चौथा मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो देखिए चिकनकारी जो आपकी फेमस हो जाती है लखनऊ की। कहाँ की है? लखनऊ की। एक किसी फिल्म में डायलॉग है एक कि लखनऊ है, यहाँ पर चिकन पहना भी जाता है और खाया भी जाता है। खाने वाला पहन लिए तो इज्जत खराब, और पहनने वाला खा लिए तो हाजमा खराब। तो चिकनकारी से आपके क्या संबंधित है? लखनऊ संबंधित है। ठीक है, साड़ी की बात करें तो भैया बनारसी साड़ी। कौन साड़ी? बनारसी साड़ी। हमके साड़ी चाहिए बनारस वाली। बनारस कौन सा साड़ी आपके बनारस से संबंधित है? हमके साड़ी चाहिए बनारस वाली। बहुत बढ़िया। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन के लिए आपके 2 जिले फेमस हैं। ठीक है, एक हो जाता है आपका गोरखपुर। कौन सा होता है? गोरखपुर। और दूसरा होता है आजमगढ़। कौन सा हो जाता है? आजमगढ़। बचा कौन? कालीन भैया। कालीन भैया की बात करें तो भदोही जो आपका है कालीन भैया के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पर आपका कालीन से संबंधित जो हम लोग कारपेट बिछाते हैं, यह आपका उत्पादन बढ़िया अच्छी खासी मात्रा में होता है और विश्व प्रसिद्ध स्तर पर होता है। तो आपका उत्तर प्रदेश का भदोही जिला फेमस हो जाता है कालीन के लिए। बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे अपने आज के अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैलाडीला पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? पहला कह रहा छत्तीसगढ़, दूसरा कह रहा असम, तीसरा कह रहा उत्तर प्रदेश, या चौथा कह रहा राजस्थान। ठीक, तो बैलाडीला पहाड़ियाँ, बैलाडीला रेंज आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? तो देखिए, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है वह बन जाएगा आपका बैलाडीला आपकी हो जाती है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। कहाँ हो जाती है? बैलाडीला आपकी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं, जो पहाड़ी रेंज है आपकी बैलाडीला रेंज है, इसकी बनावट भी आप देखेंगे तो जैसे बैल की पीठ पे कुबड़ होता है उसी रूप में यह बनी हुई है। तो इसको बैलाडीला पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यह आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हिस्ट्री का कह सकते हैं बहुत जानदार, शानदार और जायकेदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? पहला कह रहा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है आपका डांडी मार्च, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन, या ऑप्शन नंबर चौथा खिलाफत आंदोलन। तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था, स्लोगन दिया था? सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू। तो देखिए, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? असहयोग आंदोलन की बात किया जाए तो आपका 1920 में शुरू किया गया था। कौन सा? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था आपका 1920 में। ठीक है, ये आपके
जलियांवाला बाग हत्याकांड की न्यायिक जांच के लिए, स्वराज प्राप्ति के लिए और खिलाफत के प्रश्नों का सम्मानजनक उत्तर पाने के लिए आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। हालांकि बाद में आपके 5 फरवरी 1922 को आपके गोरखपुर के चौरी चौरा नामक कांड पर चौरी चौरा कांड हो जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। दांडी मार्च की बात किया जाए तो दांडी मार्च आपका 1930 से शुरू होता है। तारीख होती है 12 मार्च। 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक आपका दांडी मार्च किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। और इसी आंदोलन में यानी इंडिया क्विट मूवमेंट में, आपके भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का स्लोगन दिया था। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत दिया था। एक अहम पार्ट कह सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल इस नारे ने इसमें प्ले किया था भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट में। खिलाफत आंदोलन की बात किया जाए तो खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में चलाया गया था। कब चलाया गया था मेरे भैया? 1919 में चलाया गया था खिलाफत आंदोलन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ये याद रख लीजिएगा, यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका है। हो सकता है यह क्वेश्चन आपके बाद छप जाए आपका, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। चलते हैं आगे और बहुत ही शानदार से क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही चलाया था? ठीक है, एक दीन ए इलाही क्या था कि एक चलाया गया एक धर्म था, ठीक है, एक अलग धर्म था दीन ए इलाही। यह किस शासक ने चलाया था, किस मुगल शासक ने चलाया था? ऑप्शन पहला करा बाबर, ऑप्शन नंबर दूसरा करा हुमायूं, ऑप्शन नंबर तीसरा करा अकबर, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है औरंगजेब। तो दीन ए इलाही किसके द्वारा चलाया गया था? तो दीन ए इलाही आपका चलाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा चलाया गया था दीन ए इलाही। और कब चलाया गया था? तो आपका 1582 में। कब चलाया गया था? 1582 में आपका दीन ए इलाही चलाया गया था। यह एक धर्म था दीन ए इलाही धर्म, जिसमें सर्वप्रमुख अपने आप को अकबर स्वयं को मानता था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था, तो दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला जो पहला हिंदू था वह कौन था? आपका बीरबल था। कौन था? बीरबल। तो बीरबल पहला हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। बहुत बढ़िया, ठीक। चलते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। पहला कह रहा 15 अगस्त, दूसरा कह रहा 26 जनवरी, तीसरा कह रहा 26 नवंबर, या चौथा कह रहा 23 मार्च। सॉरी। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो याद रखिएगा कि संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को बन करके कंप्लीट हो गया था। और इसी तारीख को आपका 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 में संविधान पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। और 26 जनवरी 1950 वह शुभ दिन था जब पूरे हिंदुस्तान में, हमारे पूरे भारतवर्ष में भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है और घास के मैदान से संबंधित है। वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसमें भी घास का मैदान लाजवाब है। कह रहा है कि प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा उत्तरी अमेरिका, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा दक्षिणी अमेरिका। तो आपको बताना है कि प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, जो आपके प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं यह आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में आपके डाउन्स मिलते हैं। कौन से मिलते हैं घास के मैदान? डाउन्स घास के मैदान देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अफ्रीका की बात किया जाए तो विल्ड मिलता है। कौन से मिलता है? विल्ड मिलता है अफ्रीका में। और दक्षिणी अमेरिका की बात किया जाए तो पंपास, कंपोस आदि आपके कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। चलते हैं आगे आज के अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कोई भी नहीं रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 17 आर्टिकल नंबर 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा उपाधियों का अंत,
ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा अस्पृश्यता, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा वाक स्वतंत्रता। बोले तो आर्टिकल नंबर 17 आपका किससे संबंधित है यह आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसमें इसको देखते सीधे उड़ा दिया जाए कि जो आपका आर्टिकल नंबर 17 है, जो आपका आर्टिकल नंबर 17 है, वो अनटचबिलिटी अस्पृश्यता से आपका संबंधित हो जाता है। इस तरह से आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जीके जीएस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चंस को देखने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।